साथियों, मीडिया डिक्शनरी के कम्युनिटी वॉइसेज में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विस्थापन पर। विकास का चमकीला चेहरा तो हम सब देखते हैं और विकास का एक दूसरा चेहरा, जिसको हम सिक्के का दूसरा पहलू कहते हैं, वो विस्थापन है और उसको बहुत कम लोग देख पाते हैं कि विस्थापन किस तरह से विकास को विनाश के रूप में हमारे सामने पेश करता है। और एक जगह है उसके लिए जिसको हम कहते हैं कि देश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर कोयला होने की वजह से खदानें हैं, बिजली घर बने और उनकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ और आज भी वो जारी है। और विस्थापन तो वहाँ रिहंद से शुरू हुआ था सन 60 में और अभी तक वो विस्थापन रुका नहीं है। लोग उजड़ते ही जा रहे हैं और ये विस्थापन कब रुकेगा कुछ पता भी नहीं है। तो हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ है मधु कोहली जी, वो भी वहाँ पर विस्थापन पर जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनके संघर्ष में शामिल रही हैं और वहाँ से अभी लौटी भी। तो मधु जी, मुझे याद है कि 80 के दशक में, सन ठीक से याद नहीं कि 85 है 86 था, 80 के दशक में जब वहाँ पे 84 में लोकहित समिति बनी थी, उसमें स्थानीय लोगों के भागीदारी से ये हुआ कि संगठन चाहिए लड़ने के लिए, तो लोकहित समिति का गठन हुआ था और उसमें अवधेश जी, दीपक के साथ मैं भी शामिल था। उसके बाद ही ये आए थे अपने प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा जी। तो वो वहाँ पे घूमे थे, कई दिन रुके थे सिंगरौली में, खदान का एरिया देखा, बिजली घर का एरिया देखा, विस्थापितों से बात किया, गांव में गए। वो समय था, बारिश का मौसम था, महिलाएं खेतों में धान लगा रही थी, उनके बीच भी गए, उनसे भी बातचीत किया। उसके बाद उन्होंने जब लेख लिखा था तो ये लिखा था उनका कि सिंगरौली जहाँ कोई वापसी नहीं। उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि मैं एक इतालवी कहानी का जब अनुवाद कर रहा था तो उसमें एक दैत्य आता है, उसका नाम वहाँ इतालवी मोलोक है। कहें वो दैत्य था जो गांव के गांव निकले जा रहा था, बस्ती की बस्ती निकल जा रहा था, जंगल पहाड़ नदी निकल जा रहा था। तो कहें मुझे उसका कोई सही नाम नहीं समझ में आ रहा था। कहें जब मैं यहाँ पे आज सिंगरौली घूमा हूँ तो मुझको उस मोलोक का चेहरा सिंगरौली की विकास परियोजनाओं में दिखाई पड़ा। ये विकास परियोजनाएं भी गांव के गांव निकल रही हैं, हरे भरे गांव और उपजाऊ खेत निकल रही हैं, जंगल निकल रही हैं, पहाड़ निकल रहे हैं। तो मैंने मोलोक का चेहरा सिंगरौली में देखा, ये उन्होंने कहा। तो विकास परियोजनाएं तो आई और इस वादे के साथ आई कि इलाका खुशहाल होगा, लोगों की समृद्धि बढ़ेगी और ये भी कहा गया था कि देश हित में है, तो देश हित में अगर कुर्बानी भी देनी पड़े थोड़ी बहुत तो लोगों को देनी चाहिए। तो आज इतने साल बीत गए सिंगरौली में, अगर सन 60 से हम कहें विस्थापन का सिलसिला शुरू हुआ तो देखा जाए तो विकास हुआ किसका? इलाके का विकास हुआ, सिंगरौली क्षेत्र का, क्या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका विकास हुआ? और उस विकास की कीमत किसने चुकाया? सबसे ज़्यादा कीमत किसको चुकानी पड़ी? किसी भी रूप में देखें तो विस्थापन के रूप में, पुनर्वास उनका किस तरह से हुआ, आज वहाँ प्रदूषण की क्या स्थिति है और उनके रोजी रोजगार की क्या स्थिति है। अगर इस नज़र से देखा जाए तो आप क्या कहेंगी? ये तो अपने अपने नज़रिए की बात है, पर हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि ये निश्चित रूप से ये विकास नहीं हो सकता जहाँ बहुसंख्यक लोग उसकी कीमत चुकाएं और एक छोटा सा तबका है उसके लाभ उस तबके को मिले। तो देखा जाए तो सिर्फ सिंगरौली की ये कहानी नहीं है, और तमाम इलाके भी हैं, जैसे तालचर है उड़ीसा में, ऐसे ही बिल्कुल हूबहू सिंगरौली की तरह है वो इलाका। तो जैसे सिंगरौली वहाँ पे भी कोयले का भंडार है, बहुत कोरबा भी बिलासपुर कोरबा जो बेल्ट है वो भी कोयला है, वहाँ पे भी इतनी सारी परियोजनाएं लगाई गई हैं। तो ये सिंगरौली का भी वही है। ऐसे ही देखने में लगता है कि शायद ये रुकेगा नहीं कभी, क्योंकि एक तो मतलब विस्थापन के बाद विस्थापन करते करते पता नहीं लोग शायद एक यूज्ड टू हो गए हैं या अभ्यस्त हो गए हैं उसके, और कुछ पता नहीं, मेरी असेसमेंट है कि लोगों को पता नहीं जमीन के साथ उनका
वैसा रिश्ता नहीं है कि वो मतलब एक जमीन को ये अड़ जाए कि हम अपनी जमीन का सौदा करेंगे ही नहीं, हमें बेचनी नहीं अपनी जमीन, एक तरह से बेचने के बराबर हो गया ना, मुआवजा दे दिया। अब वहां ये पूरी सिंगरौली में भी और अन्य जगहों में एक धोखे की कहानी है, धोखे पे धोखा। मतलब इसके बावजूद अगर वहां की जनता इसको समझ नहीं रही है तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी भी बहुत इलाका बचा हुआ है। जरूर ये भी बात सही है कि परियोजनाओं के धुएं से जो इनको विस्थापित नहीं किया ना, उनके भी 40-40 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो उनकी खेत है, जमीनें हैं, फल फूल है, उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। हाँ, नकारात्मक असर पड़ रहा है, उपज में फ्लाई ऐश गिरती है। तो लोग बताते हैं इस बात को और देखने में भी कई चीजें सामने आती हैं, जैसे उड़द की उपज एकदम लोग बताते हैं, दूर जाइए आप पूछिए, नहीं होती है, फूल खराब हो जाते हैं। तो ये एक लेवल का वो दुष्प्रभाव है। एक है जिनकी सीधे जमीन, उनको तो कुछ सीधे मिलती भी नहीं, वो तो विस्थापित भी नहीं कहलाए जाते, फिर भी उस असर को वो झेल रहे हैं। तो आखिर ये किसके हित में है, ये तो हमारे भी समझ नहीं आता। और लोग अपने आप को इस लड़ाई को कैसे लड़े। अभी तक तो जितनी लड़ाइयां लड़ी गई उनमें, और कुछ इलाके होंगे देश में, कुछ उदाहरण जहां उन्होंने एक होके मतलब उस परियोजना को अंदर उसके पैर रखने ही नहीं दिए, मतलब सर्वे तक नहीं करने दिया ना। तो उनके बहुत सीमित उदाहरण मिलते हैं पूरे देश में। बाकी जगह में तो टूटन की कहानी लगती है, जैसे कि सिंगरौली में भी आप कितना लड़ लीजिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है कि एक एक करके डील करें। ये नहीं कि सबको एक साथ मारेंगे ना थोड़ा, टुकड़े में, तो टुकड़े टुकड़े में करते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 बिननगर का किया गया, बिल्कुल किया गया इसी तरह एक ही स्टेज के अंदर। हाँ, एक ही परियोजना में भी एक किया बीचपुर में, और आप रियमनगर जाइए तो पहले तो बीचपुर वाले लोगों को हटाया, फिर धीरे धीरे सिरसौती पे हाथ मारा, और जब बीचपुर के ऊपर कुछ हो रहा था सिरसौती वाले अपने मस्त पड़े हुए थे, मिटनी वाले चुप बैठे हुए थे जब बीचपुर में। अभी उनको सबको लेकिन फंसाते कैसे, वो मुआवजा पहले पकड़ा देते हैं, और वो पुराने रेट से था, उसका कोई अर्थ नहीं उस मुआवजे का। लेकिन लोग एक बार फंस जाते हैं तो प्रशासन इतनी प्रेशर के साथ दोनों आते हैं, पुलिस प्रशासन। जब कोई प्लांट लगना होता है तो उसके पहले सब्ज बाग भी तो कितने दिखाए जाते हैं कि नौकरी आपको मिल जाएगी, ये खुशहाली आ जाएगी। तो वो जो सब्ज बाग दिखाते हैं लोग, उसमें भी तो फंसते हैं। हाँ, आदमी अगर ठगता क्यों है? जो ठग लोग आते हैं कि हम तुम्हारा रकम दुगना कर देंगे, लालच ही तो देते हैं। हाँ, ये लालच 3 लोगों ने भी दिया। हाँ, इन्होंने भी दिया। एक वजह ये भी है हाँ, कि सीधा साधा आदमी तो फंस ही जाएगा। कुछ तो विश्वास करते हैं भाई आप इतने बड़े अफसर हो, कह रहे हो तो हम मानेंगे बात सही। हाँ, लोग समझते थे कि भाई इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो झूठ नहीं बोलते होंगे। एक वहां के लोगों का सीधेपन का भी पूरा ये लोग फायदा उठाते हैं। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा साबित भी करने को करके दिखाया कि हमने देखो इनको दे दी है, ये लोगों को कुछ दे दी है, अभी जब तुम्हें हटाएंगे तो तुम्हें भी दे देंगे। वो लोग भूल में इसी में, चलो अभी तो हमें हटा नहीं रहे, मस्त हो गए लोग। लेकिन ये भी बात सही है कि बीचपुर जैसे पहले एक गांव को छुआ उन्होंने, उसमें भी तो सबको नौकरी नहीं दी ना, उसमें भी एक घर में 1-2 भाइयों को दे दी, तो बाकी लोग ये सवाल उठाते रहे कि भाई हम तो जमीन से अपना सारी पूरे परिवार का गुजारा करते थे, आज आपने 1-2 लोग को दे भी दी, उससे पूरा परिवार भी टूट गया। समाज तो जो टूटता ही है, इवन एक परिवार के अंदर इतनी वो विभाजन आ जाता है, स्वार्थ आ जाते हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ ये पूरा एक तस्वीर ऐसी निकल के आती है कि मुश्किल है ये लड़ाई बहुत ज्यादा। क्यों, मेरे मन में सवाल ये भी आता है कि हम एक जो क्या बोलते हैं, एक तबका हमारे जैसा भी है और भी हमसे भी ऊपर लोग हैं, उनको तो बुनियादी चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं, कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ता। इन लोगों को इनकी सारा कुछ लेने के बाद उनको जो देना चाहिए वो देने के लिए भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है, थाना पुलिस होता है, जेल होती है। धीरे धीरे साल दर साल सरकार का जो चेहरा है और ज्यादा वो होता जा रहा है, निष्ठुर, है ना। तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी एक बहुत सवाल है, क्योंकि वही मिटनी के लोगों को जब उठाया गया उनको भी अच्छा, फिर नौकरी देने के बाद बोला नहीं अब हमने पॉलिसी बदल ली है, अब हम लैंड फॉर लैंड देंगे। वो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं धोखा देने में। वर्ल्ड बैंक उस पॉलिसी को अप्रूवल ठप्पा लगाती है कि हाँ लैंड फॉर लैंड, फिर उनको लैंड फॉर लैंड भी नहीं देनी थी। और सही मायने में देखा जाए तो दे ही नहीं सकते वो लैंड फॉर लैंड, कोई नहीं दे सकता। कहाँ मिलेगी इतनी, ना तो देंगे उतनी लैंड, ना वो उस क्वालिटी की लैंड मिलेगी जितनी उन्होंने उसको इतनी मेहनत से इतनी
अच्छा बना लिया। तो वहां देखते देखते एक हरा भरा गांव पूरा लिटरली मतलब राख में तब्दील हो गया। है कि मिटनी की जमीन ऐश डाइक के लिए लेनी थी। इसी प्रकार बांध के उस पार भी है, विंध्यनगर में भी वही कहानी थी। तो ये तो लड़े थोड़ा बहुत, तो जितना लड़े, बाकी लोग तो टूटन हो चुकी थी। उन्हीं के बीच में से लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वही जाके अपने ही लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने लगते हैं। तो ये सारी उनकी ये तरीके हैं, मतलब जो ब्रिटिश कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, ये हर कोई कर रहा है और उसका फायदा वहां के लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। कितना कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, देखिए क्या पैमाने हैं। पुनर्वास में तो आप उनको कहते हो आप हट जाओ, आपको सब कुछ देंगे, वो प्लॉट मात्र एक काट के दे देते हैं, उसके भी पट्टे नहीं दिए हुए हैं। कल को क्या गारंटी है, फिर कोई परियोजना, फिर कुछ सर्वे हो जाएगा और पता चला यहाँ पे उनको कुछ परियोजना बिठानी, फिर वो कहाँ से, फिर तो उनको शायद मुआवजा भी ना मिलेगा। तो ये सब है। मेरे को तो लगता है यही है कि लोगों को अपनी जमीन भविष्य अगर है तो खेती में है, और अल्टीमेटली खेती ही है, जंगल है और खेती है, इसके सारे ही तो दिखता यही है कि ये जो विकास है, जिनको हम कहते हैं विकास का मंदिर कहा गया, बड़े बड़े उद्योगों को, बांधों को, इस तरह के उपक्रमों को, बड़ी परियोजनाओं को, तो उनका जो फायदा है, मलाई कहा जाए, तो वो मलाई उन परियोजनाओं को जो बनाती हैं कंपनियां, उनको मिलता है, ठेकेदारों को मिलता है। वहाँ जो बड़े अधिकारी अफसर हैं वो तमाम तरह से अपना रिश्तेदार को ला के भर्ती कर देंगे और तमाम तरह से ठेका लेके फ़ायदा उठाते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं उनके हिस्से में वो प्रदूषण इलाके का आता है, और उनकी जो बस्ती है, जो परियोजनाओं की बस्ती है कर्मचारियों की, वो देखिए एकदम चमचम रहते हैं, उनके स्कूल रहते हैं, पार्क देखिए, सड़कें देखिए, सफाई देखिए। और ठीक बगल में जो विस्थापित कॉलोनी होती है उसकी हालत देखिए, ना तो पानी की वहाँ पे सुविधा है, ना ड्रेनेज की है, ना वहाँ पे सफाई का कोई इंतजाम है। पार्क के लिए जगह छोड़ दिए हैं, उसमें गंदगी फैली हुई है। बिल्कुल दो दुनिया बिल्कुल ठीक बगल में दिखती है एकदम। हाँ, तो कहने के लिए तो जो बिजली जलाता कह देता कि हम तो पैसा देते हैं, कीमत बिजली की देते हैं, पर असली कीमत जो है वो वहाँ का विस्थापित चुका रहे हैं, वहाँ के लोग चुका। हाँ, एक मकान बनाने में कई पीढ़ी लगती है, और वहाँ पे 3 बार 2 बार के उदाहरण तो हर जगह मिल जाएंगे सिंगरौली में, लेकिन 3 बार 4 बार भी लोग उजड़े। मकान बना, उजड़े, फिर कहीं मकान बनाया, फिर उजड़े, फिर मकान बनाया, फिर उजड़े। तो ये जो उजड़ते, फिर जब उजड़ते हैं तो वहाँ का समाज भी बिखरता है। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, पड़ोसी नहीं रह जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, अजनबी के बीच में आ जाते हैं। तो ये जो कीमत वो चुका रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कीमत सिर्फ वही चुका है। इसी तरह आदिवासी जहाँ रहते हैं वहीं बार बार ये परियोजनाएं जाती हैं, वही बार बार उजड़ते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ही क्यों सबसे ज़्यादा कीमत चुकाएं। इसमें मैं एक चीज़ ये भी मेरे दिमाग में आता है कि जैसे जब आपने बिल्कुल ठीक कहा ना, कॉन्ट्रास्ट रहता है। एक दीवार होती है उनके बीच में, वो लिटरली एक दीवार है, एक गेट है बहुत बड़ा, CISF के जवान वहाँ खड़े रहते हैं लोगों के जाने आने पे नज़र रखने के लिए। उनकी मतलब पूरी फ्रीडम खत्म हो जाती है, उनकी आज़ादी मूवमेंट की खत्म है, उनके भरोसे हैं, उनकी रहमो करम पे है। आपको शॉर्टकट से जाना है तो गेट से होके जाना है, लेकिन अगर उनको कोई खुंदक आ गई या कुछ भी आ गया, वो फट से गेट बंद कर देंगे, फिर आप जाइए घूमते घामते। माने इतना खराब व्यवहार मैं कहती हूँ है जो। और मानदंड देखिए क्या है, आप कॉलोनी के इस तरफ देखिए, NTPC या ये जो भी परियोजना की कॉलोनी है, उसमें जो उनके जो काम करने वाले हैं उस परियोजना में, उनको आना है जैसे इंजीनियर्स को, उनके फैमिलीज को, वो नहीं आते तब तक जब तक पूरे मकान वहां बढ़िया से नहीं बन जाते सुंदर सुंदर। और इनके लिए क्या है, उजाड़ो पहले, बसाओ बाद में है? और सुप्रीम कोर्ट या कोई हमारी टॉप मोस्ट कोर्ट भी नहीं कभी भी देखती इस बात को कि लोगों को यूं ही हटा दिया जाता है, उसके बाद फिर सवाल आता है, उनके सामान फेंक दिया जाता है। वो हाल सभी जगह देश में ये नजरिया, मतलब जो क्लास है, अदालत तो जो उनका परियोजनाओं के जो वकील कह देते हैं उस पर लिटरली विश्वास करते हैं। उन्होंने कह दिया हमने ये सारी व्यवस्था कर दिया, उन्होंने मान लिया कि ऐसा हो गया होगा। यही अदालत का नजरिया। बहुत प्रेजुडिसेस हैं इस क्लास के। जज लोग कौन है, ऐसी क्लास से तो आते हैं। वो बैठे हुए, मुझे याद है कि एक बार एक हियरिंग हो रही थी, इन्होंने भी केस डाला था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जज साहब क्या बोलते हैं, अरे सब खा पी गए होंगे ये लोग, मुआवजा बहुत लालची है। ये नजरिया है कि ये लोग लालची हैं, फिर से आ गए हैं, वो खा लिया अब फिर से आए हैं कुछ मांग करने। दिस काइंड ऑफ मतलब थिंकिंग जो है, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है बट ये क्लास है। उनको कोई ध्यान समझ नहीं है कि जिसकी एक्चुअली तो देखा जाए तो असली कीमत जोड़ी ही नहीं जाती। ना तो इनके
इनकी इस उजाड़ की कीमत, ना पर्यावरण का जो नाश हो रहा है वहां पे, एक एक जमीन पेड़ और की पानी। कीमत जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जबकि एक पेड़ जितना देता है ऑक्सीजन और जितना वो हमको सुरक्षा देता है उसको लाखों में होता है, कोई कीमत ही नहीं। नींबू का कहते हैं 50 पैसे नींबू के पेड़ केले का का तो मुआवजा देते ही दिया नहीं, वो गया। कहते हैं पपीते का नहीं देते। माने जो भी है वो तय करते हैं, वो क्यों तय करें भाई। और मैं तो पर्सनली समझ रही हूँ ये सब देखने के बाद कि ये कभी हो ही नहीं सकता। पुनर्वास तो संभव नहीं। असंभव चीज है। जैसे नर्मदा वालों में एक वो था उनका नारा, पुनर्वास एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। मतलब पुनर्वास वाकई एक धोखा है। इस कहीं पे मैंने इसको सच होते देखा नहीं और ना कभी होगा। एक और दिमाग में सवाल उठता है, तो अब किया क्या जाए। नहीं कि आजकल जो है जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा जो संकट है दुनिया के सामने वो है जलवायु परिवर्तन का, और उसके लिए कहा जाता है कि जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन को माना जा रहा है। तो पूरी दुनिया में अब यही चर्चा है कि किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को घटाया जाए। कोयला से सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो ये कोयले से चलने वाले जो हमारे बड़े बड़े सुपर थर्मल बने हैं, तो इनकी क्या स्थिति होगी। कल के रोक लगेगा, नहीं रोक लगेगा तो कम से कम उस पर टैक्स लगाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। उसी तरह जिस तरह रिहन बांध बना था, तो रिहन बांध बनते समय ये कहा गया था उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण बढ़ेगा। जैसे पंजाब का जालंधर है, लुधियाना है, उस तरह से बनाया जाएगा। उसके लिए रिहन बांध बनाया गया सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए। सिंचाई का उसमें कोई प्रावधान नहीं था, पेयजल की कोई उसमें बात ही नहीं थी, केवल सिंचाई के लिए, वो बिजली के लिए बनाया गया था। और जब बिजली वहाँ 300 मेगावाट बनने लगी तो इधर पूरी उत्तर प्रदेश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, उस बिजली की खपत का कोई कारखाने थे ही नहीं। तो वहाँ पे बिरला जी को बुलाया गया रेणुकूट में, और उन्होंने अपना हिंडाल को बिजली घर लगाया। बहुत सस्ते दाम पे उनको बिजली दी गई। वो भी उनको समझ में आ गया कि यहाँ कोयला बहुत है, वो बिजली उनको महंगी लगने लगी, उन्होंने अपना बिजली घर डाल दिया। आज वो 144 गाँव के जो लोग उजड़े रिहन बांध से, वो आज बांध जो है सिर्फ कचरा वहाँ बह के मलबा जाता है, और दूसरा थोड़ी सी बिजली बांध में ही रोशनी के लिए बिजली बनती है, बाकी उसका कोई वही नहीं। या तो फिर जो अगल बगल थर्मल पावर है उनकी मशीन ठंडा करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ मशीन ठंडा करने के लिए 144 गाँव उजाड़े गए, तो जिम्मेदार कौन इसके लिए। इतनी बर्बादी के लिए इतने अच्छे हरे भरे पुराने लोग बताते हैं किस तरह की खेती वहाँ होती थी डूब एरिया में, वो उजाड़ दिया गया देश हित के नाम पे। तो आज भी देश हित के नाम पर सिंगरौली में इतना उजाड़ हुआ, कल के ये परियोजनाओं पर रोक लगती है तो फिर वो जो तबाही हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी समझ। तो जवाबदेही का तो कौन जवाब दे उसके लिए हो, कोई जवाबदेही। हाँ, और जवाबदेही होनी चाहिए। इतनी बड़ी तबाही की, राष्ट्रहित के नाम पे इतनी बर्बादी तो हो गई। वो डैम में तो अभी समझते हैं कि वो डैम सिर्फ बरसात में काम करता है। जब पानी आता है, बरसात आती है, भर जाता है जलाशय, तब उसकी जो ऑप्टिमम जो क्षमता है उतना पैदावार होती है। लेकिन बाकी सब महीनों में पानी का लेवल नीचे चलेगा और बस रेत भर गई, रेत भर जाती है, सिल्टेशन हो चुका है, इस तरह की सारी समस्याएं हैं। ये तो विनाशकारी ही मॉडल है। ये मॉडल को तो नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो परियोजनाएं हैं कितनी अदूरदर्शी हैं। हाँ। कि पहले तो बता दिया जाता है कि बहुत इससे विकास होगा, देश की तरक्की होगी, पता चलता है कि अब चेंज हो गया, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं, ये वायबल ही नहीं है। तो उससे जो नुकसान हुआ वो देश का नुकसान क्या नहीं है, वो क्या राष्ट्र का नुकसान नहीं हुआ। इतने जंगल उजड़े, इतने लोग उजड़े, इतनी तबाही हुई, वो क्या देश का नुकसान नहीं है। तो सही, लेकिन इनको देश का हिस्सा नहीं माना जाता शायद, सिर्फ जो बड़े बड़े शहरों में भी। और यही तो लोग फिर आखिर, अच्छा इसके पीछे वो गणित भी है, आर्थिक एक पूरा मॉडल है कि जितने लोग ये जमीन से जल्दी हटाए जाएं। वर्ल्ड बैंक की भी एक प्रपोजल था पूरा कि भाई शहरीकरण पे जोर दिया जाए, शहरीकरण होना जरूरी है। इतने फला साल तक 50% आबादी जो क्या बोलते हैं रूरल इलाकों से है वो शहरों में जानी चाहिए। ये कौन होते हैं तय करने वाले, जानी चाहिए। क्या आप जबरदस्ती लोगों को शहरों में भेज सकते हैं क्या? लोग अपने मन से जाएं, वो एक अलग चीज है। जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खेती को हमेशा सरकारों ने घाटे का रखा,
उसी तरह ये पॉलिसी है कि जमीन से लोग हटाए जाएं तो कारखाने के लिए सस्ते मजदूर सस्ता मिल लेबर जाएं मिल जाएगा। और सीधी शहर साफ आबाद सीधी होंगे। बात। शहर आबाद होंगे। आबाद तो क्या होंगे, शहरों में भी तो वही समस्या हाल है कि 2/3 जनता है इतने जहालत में रह रही है और एक तिहाई भी नहीं, मुश्किल झोपड़पट्टी में रहेगी। से झोपड़पट्टियों में रह रही है। वहां पे भी फिर विस्थापन झेलना और पड़ता फिर है। एलिट क्लास की सेवा के लिए वो रहेगी, सेवा के लिए उनके बाइयां लिए उनको मिल जाएंगी। सब्सिडाइज्ड उनका जो जीवन करती है, सुविधा युक्त बनाती है उनकी औरतें घरों में काम। ऐसे ही उधर भी यही हो रहा है। अब इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। लोग सब अब वहां से खेती में काम करते थे तो थोड़ी कम्युनिटी भी एक वो बनी रहती थी, मिलते जुलते थे, इकट्ठा होते थे। अब कहाँ किसी को टाइम। अब सबके पास जो जमीन दी भी उस पे भी लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा बहुत दूर है। अब सबको लालच आ रहे हैं, यहाँ पे स्कूल है एनटीपीसी के, चलो हम अपने भविष्य की पीढ़ी को पढ़ा लें वहां पे, तो करके वो लोग ना तो जमीन देख पा रहे हैं, एक तरह से माने कहीं के नहीं रह जा रहे हैं। पढ़ाई भी उस दर्जे की तो पाते नहीं, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप बच्चों को कितना ही केंद्रीय विद्यालय में डाल दो, डीएवी में डाल दो, 8वीं 6ठी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे के लेवल का भी नहीं बता पा रहा है। कैसे बताएंगे? माँ बाप काम करेंगे कि उनके साथ वो करेंगे? अक्सर एक सवाल दिमाग में उठता है, ये सिंगरौली या इस जैसे जो क्षेत्र है जहाँ विस्थापन हुआ, उनका सबक क्या है? ये विकास का दौर अभी और चलता रहेगा और विस्थापन होता रहेगा, तो जहाँ पे अभी विस्थापन नहीं हुआ और जहाँ पे विस्थापन होने वाला है, वहाँ के लोग के लिए सिंगरौली क्या सबक देता है? जिसे यहाँ पे आया कि कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं होता, कोर्ट उन्हीं के पक्ष में फेवर देती है, और ज़मीन से अगर आप हट गए, मुआवजा ले लिया, तो फिर आपकी लड़ाई टिकने वाली नहीं। ये हम लोगों ने सिंगरौली में बार बार देखा है, चाहे वो बिननगर की लड़ाई रही हो, चाहे वो उधर मिठीनी की बीजपुर की लड़ाई रही हो, सब जगह ये होता है कि अगर मुआवजा ले लिया है, ज़मीन से आप हट गए हैं, तो फिर आप लड़ ही नहीं सकते। तो फिर तरीका क्या लगता है? तरीका तो यही है कि लोगों को फिर से एक जागृति उनमें लानी पड़ेगी कि जो लोग अभी जमीनों पे हैं, जहाँ गांव अभी बचे हुए हैं, और काफी बड़ा एरिया जहाँ अभी भी बचे तो हैं, भले उपज वगैरह कम हो रही है, वो एक अलग लेवल पे है, उसका बाद में निदान हो सकता है। जमीन बचेगी तो हम कहीं के रहेंगे, जमीन नहीं बचेगी तो आप उखड़ उखड़ के आपको इलाहाबाद, बम्बई इस शहरों में जाना पड़ेगा। विकास का ये भी तो तरीका है कि जो लोग जहाँ गांव में बसे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तो क्या वो विकास नहीं? क्या जरूरी है किसी तरह का विकास? विकास का यही मॉडल केवल सफल है। सबको कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के तहत समझ बना के सरकार अपना दायित्व निभाए। हमारे लिए स्कूल, सबके लिए स्कूल और स्वास्थ्य, जैसे आपने कहा, अगर उन्हीं के जगह पे कुछ गांव के बीच में अच्छे स्कूल हैं, तो लोग काहे को एनटीपीसी का मुंह देखेंगे, वहां बीजपुर कॉलोनी में जाएंगे, वहां लालच में पड़े रहेंगे, पुनर्वास में, इसकी बजाय अपना गांव, अपना घर, अपना जमीन छोड़ने के लिए क्यों तैयार होंगे? तैयार नहीं होंगे। जब उनको सारी सुविधा वहां मिल रही है, उनके बच्चे भी आगे पढ़ रहे हैं। पानी की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। कितने लोगों ने अपने पानी का इकट्ठा करके उसको सरफेस पानी को बचाया, क्योंकि पानी की कमी से भी लोग भागते हैं ना, खेती नहीं कर पाते, तो फिर वो सोचते हैं बंजर जमीन है, छोड़ो, कुछ होता नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम पे तभी सीखेंगे अगर लोग अपनी पहले जमीन बचाए रखने के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए फिर क्या, कभी ऐसा भी आएगी स्थिति कि फिर आएंगे लेने के लिए जमीन, वो तो किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? ये तो फिर मुआवजा नहीं लेना, किसी कीमत पे नहीं चाहिए, इस तरह की तैयारी हम लोगों की मन में, हम जमीन नहीं देंगे। दूसरा, जो जिस तरह से राज्य का चरित्र दमनकारी, सरकार कोई भी शुरू से हम लोग देखते आए कि उसका दमनकारी चरित्र रहा है और बहुत ही क्रूरता के साथ रहा है। तो फिर ऐसे दमनकारी से लड़ने के लिए फिर तरीका हमारे पास क्या है? तो आज क्या लगता नहीं कि गांधी की प्रासंगिकता पहले की ज्यादा आज और ज्यादा हो गई, कि उसका सविनय अवज्ञा की बात है, उस तरह की बात से ही लड़ाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जैसे जो भी कानून है, लैंड एक्विजिशन भी एक कानून है, कह देंगे कानून है आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानते हम। आपके कानून हमारे हिसाब से नहीं बनाए गए। तो है यही रहा था भैया, नमक का कानून बना था, बिल्कुल उन्होंने नमक कानून तोड़ा, हमारे खिलाफ नहीं ना, बिल्कुल हमसे पूछ के तो कानून आपने नहीं बनाया, हमारी राय तो नहीं दिया कानून बनाते समय। यही तरीके हो सकते हैं। और अगर वो जैसे निश्चित है, जब आप उनका कानून तोड़ोगे, उस कानून को आपको जेल में डालेंगे, तो फिर जेल जाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो और तो मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा रास्ता है। दूसरा है हिंसा वाला रास्ता है, अब वो भी पार नहीं
पा सकता आदमी हिंसा करके। सवाल ही नहीं उठता। स्टेट की जो ताकत है ना उसके सामने उनके ही हाथ को, स्टेट को हाथ को मजबूत करना, फिर वो आपके ऊपर ऐसे ऐसे भयानक कानून लगा देंगे, जेलों में सड़ा देंगे लीडर्स को। इसीलिए लगता है कि आज गांधी कई गुना ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल। और एक जो पक्ष में बात है वो ये है कि ये ठीक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अलग तरह का राग गाता है, राग दरबारी गाता है, लेकिन जो और तरह के आज मीडिया आ गए हैं वो एक ताकत बन जाते हैं आदमी की कि आम आदमी अपनी बात कह सकता है, दुनिया के सामने रख सकता है। ये आज एक अच्छा माहौल भी है। वही है, नए सिरे से इस पूरी मुद्दे पे नए सिरे से सोचना, विचार करना, लोगों तक जाना, और हमारे जैसे लोगों का क्या रोल हो इस पे आप भी शायद कुछ बता सकते हैं। हम लोग उन इलाकों में जाते हैं तो मतलब लोगों की एक उम्मीद सी बन जाती है, ये शायद हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। तो हमारा मेरे ख्याल से वो रोल बिल्कुल हम पे डिपेंडेंस ना हो, फिर भी हम उनको सिर्फ उनके सामने ये सवाल रख सकते हैं कि देखो, एक तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की सच्चाई पहुंचे, नौजवान तबका है उनसे डायलॉग किए जाए, संवाद किए जाए, उनसे बात किया जाए, एक तरीका ये है। और तब वो चीजें सामने आएंगी कि हाँ, और आगे के तरीके क्या होंगे, आगे का जो नया गांधी आएगा वो किस तरह से इस तरह की राज्य की दमनकारी ताकत से कैसे लड़ेगा, वो भविष्य का गांधी बताएगा। और वो युवाओं के साथ संवाद इसमें हमारे ख्याल से बहुत कारगर। गांधी के भी तो दूसरा हथियार था, वो क्या था, आमरण अनशन और ये सब अनशन, वो आज तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है मेरे समझ। जी अग्रवाल साहब थे, उन्होंने इतने बड़े महान आई मीन इंजीनियर थे, इतने दूरदृष्टि रखने वाले, उन्होंने गंगा अभियान के तहत आमरण अनशन पे बैठे और उनके प्राण तो चले गए, मूवमेंट भी खत्म हो गया, ना गंगा बची, और कई गुना उसमें प्रदूषण भी हो रहा है, उसकी लूट हो रही है। तो अभी लद्दाख में भी जब ऐसा किया तो अच्छा किया उन्होंने, पीछे हट गए मेरे हिसाब से। पर ये सिविल डिसोबीडियंस है जो क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा, ये एक हथियार बहुत जबरदस्त है लोगों के पास। और उसमें जो स्वतंत्र मीडिया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है आज, वो बहुत बड़ा ताकत है सरकारी दमन के खिलाफ। अगर एक पॉइंट और मैं ये कहूंगी कि ये तो सब हुआ, जब समय आएगा कि हमारे को कोई इस तरह से हमारे नजर डालेगा हमारी जमीनों पे, इस पे, तो हमें किस तरह की तैयारी रखनी है, क्या सोच रखनी। पर वो अपने आप वो सोच भी पैदा तभी होगी, वो जमीन किस तरह की जमीन को बचाएंगे जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी आज के संदर्भ में। तो इन्हीं जमीनों पे इनके जो बोलते हैं दूसरी खेती, जैविक खेती, तो इस तरह लगाव रहेगा, जमीन से लगाव स्कूल शुरू में स्टार्ट हो जहां उनको, और साथ साथ मांग हो, चुनाव में ये मुद्दे आए बाहर कि भाई हमको जब स्कूल चाहिए इस इलाके में, हमको ये चाहिए, सरकार इस तरह का विकास चाहिए। हाँ, इस तरह वाला हमको ये नहीं चाहिए, है ना, झूठे ही उनको लालच में फंसाना, भाई वही रास्ता लगता है। हालांकि बहुत सब सवाल बहुत ही ज्यादा, कोई इतने सीधे साधे उत्तर भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, सरल, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे तो लगता है यही एक चारा है। और तो वरना वही फौज तैयार हो रही है मजदूरों की, और सब जाके आधे से ज्यादा वहां जा रहे हैं शहरों में, बड़े बड़े